हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उन्हीं की कंटिन्यूशन में जो हमारी DECE 4 की क्लास चल रही है उसी के बारे में ही उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आप निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर कभी भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने आज तक हमारी 2 क्लासेस कंडक्ट कर ली हैं जिसमें हमने अनेक्शर्स के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक हमने सेक्शन 1, 2 और 3 को कवर किया है। मैं दोबारा से अभी एक बार बता देती हूँ। हमें अनेक्शर 1A 1B जो कि आपके लेटेस्ट अनेक्शर्स में आपकी दूसरी वीडियो जो थी सेक्शन 1, 2, 3 उसके साथ मैंने शेयर किए थे, वो आपने फिल करने हैं। एक आपका अनेक्शर 3 जिसमें मार्क्स लगते हैं वो आपने अपने मैनुअल के साथ में लगाने हैं। अनेक्शर 5 जो है वो आपने नहीं लगाना है, मैनुअल के साथ अटैच नहीं करना है। उसके बाद आपका एक अनेक्शर 7A है जो कि आपके गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। वो अनेक्शर आपने साथ में अटैच करना है। अगर आप अपने आप से स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अनेक्शर 6 को भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना सेक्शन 1, 2, 3 जो था वो पढ़ चुके हैं। सेक्शन 1 जो हमारा था वो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, कि कैसे मतलब हम प्रोजेक्ट वर्क को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपका ये डिप्लोमा है उसमें प्रोजेक्ट वर्क को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, है ना। हमने प्लानिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट वर्क की। उसके बाद हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, है ना, कि जो हमारे 3 फेजेस हैं वो हमने कितने डेज के करने हैं, कैसे करने हैं, वो हमने पढ़े थे इसमें ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क में। उसके बाद हमारे आते हैं रोल ऑफ द, हमारा सेक्शन 4 जो आता है वो है हमारा रोल ऑफ द गाइड एंड काउंसलर। अब हम देख लेते हैं कि काउंसलर और गाइड जो है उसका क्या रोल है। सिलेबस जो आपका है वो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, पर आप पहले की जो वीडियोस हैं ना वो जो वहाँ पर ऑनलाइन अपलोडेड हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सारी वीडियोस जितनी भी अभी तक हैं वो सारी टोटली अपलोडेड हैं निर्माण कैंपस के चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। सिलेबस आपका चलता रहेगा। अब हमारा है रोल ऑफ द गाइड एंड द काउंसलर। कहते कि गाइड एक ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे यंग चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं, जो लर्नर्स यंग चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं उनकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, है ना, कि उनको ये बताने में हेल्प करते हैं। इम्बाइब मतलब कि उनको ग्रहण करना हम बोल सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेशली आप उनको बताने के लिए
उसमें हो सकती हैं। उसके बाद कहते हैं कि गाइड एक ऐसा पर्सन है जो आपको जो आपके प्रोजेक्ट वर्क के प्रिंसिपल्स हैं, आपने कैसे बच्चों के साथ काम करना है, उसकी नॉलेज, जो आपके पहले 3 कोर्सेज हैं वो कैसे आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके बारे में बताएगा। हाउ मच यू लर्न फ्रॉम योर गाइड डिपेंड्स ऑन यू। कहते हैं आप अपने गाइड से कितना लर्न करते हैं ये टोटली आप पर ही डिपेंड करता है। आपका गाइड आपको गाइड करेगा, पर आप उसको कितना कैच करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। जब आपकी गाइड जो स्कूल की टीचर है जिसको आप अपना गाइड बनाएंगे, जब वो बच्चों के साथ काम कर रही है, ठीक है, तब आपने उसको बहुत ही क्लोजली और बहुत ही केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है। उसको क्वेश्चंस के बारे में, मतलब उससे क्वेश्चन पूछो, जैसे कि उनका जो मेथड है पढ़ाने का उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, या और भी कोई डाउट्स हैं आपके उनकी कोई स्टडी के बारे में, या आपको लगता है कि आपको कोई गोल नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या गोल सेलेक्ट किया, उसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हो। गाइड के साथ बात करते हुए आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उनके साथ बात करते हुए हेजिटेट होंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अब आपने गाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद आप उसके आंसर्स को ध्यान से सुनो कि वो क्या आपको बता रहे हैं, और उसको जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करोगे तब आप अपने प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को इंक्लूड करो। जब वो आपने कोई एक्टिविटी बच्चों को करवा दी, फिर जो गाइड है, जो आपका काउंसलर है, जो गाइड है आपका काउंसलर वो होगा जो आपके स्टडी सेंटर में होगा, और गाइड आपका वो होगा जो स्कूल में आपका टीचर गाइड बनेगा। आपको उसने जो सजेशंस दिए हैं आपकी एक्टिविटी के ड्यूरिंग, कोई भी हैं, उन सबको आप ध्यान से सुनो, और ऐसे मतलब बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना अपने आप को कि गाइड ने हमें इतनी गलतियां बता दी हैं। ओपन माइंड के साथ उन सजेशंस को लो, और अगर वो आपके काम की प्रेज़ करते हैं फिर भी हम खुश होते हैं, अगर वो आपके काम में कोई गलती निकाल रहे हैं तो इट मीन्स आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए ही होता है। जितना आप उनसे सीख पाएंगे उतना ही आपके लिए जो प्रोजेक्ट वर्क के बाद जब आप एज अ एजुकेटर किसी स्कूल में जाओगे वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। कहते कि जब आप बच्चों के साथ काम करेंगे तब ये वो पीरियड होगा जब आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे। इवन जब आपने अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया तब भी आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो काम आएंगी। हो सकता है कि जब आप अपना काम कर रहे हैं, है ना, आपका काम चल रहा है, उस टाइम पर आप किसी और के साथ बाद में कोई कांटेक्ट में आए, तब भी ये जो सजेशंस हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। उसके बाद है कि ये हो सकता है कि जब आप डिप्लोमा कंडक्ट कर रहे हैं क्लास में, ये आपका फर्स्ट एक्सपोजर हो, है ना, कि आपने इससे पहले बच्चों के साथ काम ना किया हो। जैसे कई ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी स्कूल्स में टीचर हैं, पर कई फ्रेशर्स भी होते हैं, है ना, जिन्होंने स्कूल्स में जॉब नहीं की है, वो फ्रेशर्स होते हैं और उनके लिए ये फर्स्ट टाइम हो फील्ड वर्क में एक्सपोजर करना, तो उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना चाहिए ताकि वो यहाँ से ज़्यादा सीख सकें। अब जो गाइड है वो क्या करेगा? जो गाइड है वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए करेगा। यहाँ पर पॉइंट्स फॉर्म में दिया हुआ है, 8 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि गाइड जो है वो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा, आपके एटीट्यूड को, आपकी नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करेगा, आपके स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करने में
हेल्प करेगा। वो सारी चीज़ें जो कि आप जब बच्चों के साथ काम करेंगे, बच्चों के साथ काम करते हुए आपको ज़रूरी चाहिए हैं। दूसरा है हमारा हेल्प यू प्लान एंड कंडक्ट द एक्टिविटी सेशंस दैट आर पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क। कहते कि ये जो टीचर्स जो आपका गाइड होगा वो आपको आपके एक्टिविटी सेशंस को प्लान करने में हेल्प करेगा। जब आपने अपनी सेकंड और थर्ड फेज की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जब आपने वो कंडक्ट करनी है उसके लिए वो आपको हेल्प करेगा। और जब आपने एक्टिविटी सेशंस को कंडक्ट करना है तब भी वो आपको हेल्प करेगा। ये एक्टिविटी प्लानिंग और एक्टिविटी कंडक्शन जो है वो आपके इसका पार्ट है, आपके प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट है। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट की एवेल्युएट योर एक्टिविटी प्लान एंड कंडक्ट ऑफ ईच एक्टिविटी सेशन एंड गिव मार्क्स एंड कमेंट्स। अब गाइड का क्या रोल है? गाइड जो है जब आप कोई एक्टिविटी को प्लान करेंगे तब भी जो गाइड है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक, आपकी सॉरी जो आपका एक्टिविटी प्लान आप बनाएंगे उसको गाइड इवेल्युएट करेगा और गाइड जब आप एक्टिविटी सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं तब वो उसकी इवेल्युएशन करेगा और आपको उसके मार्क्स देगा। अगर उसमें कोई गलती है तो वो उसको कमेंट्स भी करेगा। फिर उसके बाद वो आपको एक फीडबैक देगा कि आपने कैसे एक्टिविटी को कैरी आउट करना है और कैसे एक्टिविटी सेशन के ड्यूरिंग बच्चों को हैंडल करना है। उसके बाद जब आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करोगे तब भी वो आपको हेल्प करेगा। जब आप अपने एक्टिविटी सेशन की रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो गाइड आपको उसमें भी हेल्प करेगा और बाद में वो आपकी रिपोर्ट को इवेलुएट करेगा, उसके भी वो मार्क्स देगा और कमेंट्स देगा।
उसके बाद है नेक्स्ट कि आपका जो अनेक्षर 1A और 1B है वो उसको भी वेरीफाई करेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कि वो आपके जो मार्क्स हैं, जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, सारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो आपके मार्क्स को कंसोलिडेट करेगा। आपके जो एक्टिविटी प्लान को दिए हैं उन्होंने मार्क्स, या एक्टिविटी कंडक्शन को दिए हैं या रिपोर्ट्स पे दिए हैं, वो अनेक्षर 3 में वो मार्क्स को लगाएगा, जो कि सेक्शन ए है उसका अनेक्षर का। ये होता है एक गाइड का रोल। अब जो नॉर्म्स एक गाइड फॉलो करेगा काम को इवेल्युएट करते हुए, वो भी सेक्शन ए जो है अनेक्षर 2 का, उसमें ऑलरेडी मेंशन है। जो प्रिंसिपल है वो भी आपके काम को इवेल्युएट करेगा, थोड़े से काम को, जो कि सेक्शन 5 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आगे उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक तो गाइड हो गया जो आपके काम को इवेल्युएट करेगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट का काउंसलर होता है जो कि आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं काउंसलर हूँ जो कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आपका प्रोजेक्ट वर्क करने में। आप मेरे साथ अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करने से पहले भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपने कोई इंटरेक्शन करनी है, कि इन बिटवीन कोई इंटरेक्शन करनी है, तब भी आप कर सकते हैं। एक पर्सन जो आपके साथ आपके स्टडी सेंटर में एक काउंसलिंग शेड्यूल में आपके साथ कोई बातचीत कर रहा है, या कोई स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर वो अवेलेबल है आपके लिए, आपके साथ कम्युनिकेशंस कर रहा है आपके स्टडी सेंटर में या आपके रीजनल सेंटर में, वो आपका काउंसलर होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप काउंसलर के साथ इंटरेक्शन आपको करना ही करना है। जैसे गाइड के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो कंपल्शन है एक, पर काउंसलर के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप काउंसलर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। आप उनके पास, काउंसलर के पास कोई फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए है आपको, आप उनके पास जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपका गाइड जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो भी आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। ये था कि काउंसलर और गाइड जो हैं उनका रोल क्या है। गाइड वो है जो स्कूल में जब आप प्रोजेक्ट वर्क अपना करेंगे तब आपका प्रोजेक्ट वर्क इवेलुएट करेगा। काउंसलर वो है जो कि आपको हर पॉइंट पे काउंसल करेगा जब आपको काउंसलर की ज़रूरत है। वो आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पे आपको अवेलेबल होगा। आप उनसे बात करिए कि काउंसलर से हमें इंटरेक्शन करनी है, तो वो आपकी इंटरेक्शन करवा देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमारी आती है इवेल्युएशन।
कहते हैं कि अब आपने जब अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया तो जो इवैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने 3 लेवल्स जो हैं इवैल्यूएशन के बताए हुए हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए। सबसे पहला क्या है कि हर एक्टिविटी सेशन की ऑन द सपोर्ट असेसमेंट करनी है ना, ऑन द सपोर्ट असेसमेंट करनी हर एक्टिविटी सेशन की। मान लीजिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तब भी उसकी ऑन द स्पॉट असेसमेंट करनी, जब आप कंडक्शन कर रहे हैं एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं तब भी ऑन द स्पॉट असेसमेंट करनी है। इस असेसमेंट में क्या क्या होता है और ये असेसमेंट आपकी कौन करता है, ये आपकी असेसमेंट जो है वो गाइड ही करेगा। अब इस असेसमेंट में क्या होता है कि वो आपके सबसे पहले वो कौन सी असेसमेंट करेगा, जब आप एक्टिविटी को प्लान कर रहे हो उसकी वो असेसमेंट करेगा कि आपने एक्टिविटी को कैसे प्लान किया है। फिर उसके साथ साथ आपने अगर एक्टिविटी करवाने के लिए कोई मटेरियल, कोई प्ले मटेरियल है या कोई भी और कोई एड्स जो हैं आपने बनाए हैं वो भी उनकी इवैल्यूएशन एक गाइड करेगा। फिर उसके बाद क्या है, जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी को कैरी आउट करते हो, बच्चों को एक्टिविटी सेशन बच्चों के साथ करते हो तो आपने वो किस तरीके से किया है उसकी भी वो असेसमेंट करेगा और सेशन को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है उसकी भी वो असेसमेंट करेगा। नेक्स्ट है, जब आप अपनी एक्टिविटी सेशन की कैरी आउट हो जाएगा, आपका कंडक्शन हो जाएगी, प्लानिंग होगी, फिर उसके बाद जब आप उसकी रिपोर्ट लिखेंगे तब वो उसकी भी असेसमेंट करेगा। एक तो ये है कि गाइड जो है वो मार्क्स दे सकता है आपको आपकी एक्टिविटी के प्लान के और एक्टिविटी कंडक्शन के। उसके अलावा क्या है, वो अगर साथ में कोई डिटेल्ड कमेंट्स लिखना चाहे, चाहे वो आपकी एक्टिविटी प्लान है, चाहे रिपोर्ट है, चाहे एक्टिविटी कंडक्शन है, तो वो भी कर सकता है। उसके बाद है कि कहते यहाँ पर थोड़े से इंडिकेटर्स हैं ऐसे जो कि गाइड जिसके बेस पे अपनी एवेल्युएशन कर सकता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उसके बेसिस के ऊपर गाइड जो है वो इवेल्युएशन कर सकता है। जैसे कि रेलिवेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि जो एक्टिविटी आप बच्चों को करवा रहे हैं क्या वो एक्टिविटी बच्चों से रिलेटेड है, क्या वो एक्टिविटी बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली है, या बच्चे उसमें कितना की इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और किस लेवल पर बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या सारे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इन बेसिस के ऊपर जो गाइड है वो इवैल्यूएशन कर सकता है। उसके बाद है द नॉर्म्स, जो कि एनेक्चर 2 के सेक्शन ए में नॉर्म्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके ही गाइड को आपका जो वर्क है उसको इवेल्युएट करना है। अब गाइड क्या है, वो आपके मार्क्स को जो एनेक्चर 3 में सेक्शन ए में मार्क्स की शीट दी गई है
उसमें वो आपके मार्क्स को लगा सकता है और कैलकुलेशंस कर सकता है। अब ये थी कि गाइड ने आपकी ऑन द स्पॉट असेसमेंट करनी है और वो कैसे कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वो ध्यान में रख सकता है करते हुए। उसके बाद है कि ऑन द सपोर्ट असेसमेंट एक आपका कोई प्रिंसिपल या सुपरवाइज़र जो होता है, या नर्सरी स्कूल का इंचार्ज है, जब प्री स्कूल का इंचार्ज है, वो भी आपकी एक्टिविटी सेशन यानी कि 3 एक्टिविटी सेशंस की उनके लिए भी ऑन द सपोर्ट असेसमेंट उन्होंने करनी है। ये हम पहले भी आप बता चुके हैं कि कोई भी 3 एक्टिविटीज़ की उनकी तरफ से भी असेसमेंट करनी ज़रूरी है, और आप वहाँ पर मेंशन भी करेंगे कि कौन सी जो है 3 एक्टिविटीज़ की असेसमेंट जो है वो प्रिंसिपल ने की है। प्रिंसिपल और जो इंचार्ज है वो भी वही सारे नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करेगा जो कि एक गाइड फॉलो करता है। प्रिंसिपल जो है वो भी अपनी असेसमेंट वैसे ही जैसे एनेक्चर 3 में सेक्शन ए में गाइड करता है, जिन एक्टिविटीज़ की 3 एक्टिविटीज़ की प्रिंसिपल जो इंचार्ज करेगा असेसमेंट, वो भी वहाँ पर यहाँ पर उस असेसमेंट को दिखाएगा। उसके बाद है जब आपकी गाइड असेसमेंट कर देगा, प्रिंसिपल ने असेसमेंट कर दी, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इग्नो में सबमिट कर देंगे। एड्रेस हम पहले ही देख चुके हैं, अपनी लास्ट वीडियो जो हमारी थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हम बता चुके हैं कि कौन सा एड्रेस है जहाँ पर आप अपनी फाइल की सबमिशन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपने अपनी फाइल की सबमिशन करनी है, ऑनलाइन अभी कोई भी सबमिशंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जब इग्नो में आपकी फाइल जाएगी इवैल्यूएट होने के लिए, तब वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो आपकी फाइल को इवैल्यूएट करेगा। कहते जैसे कि आप सबको पता ही है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आपको इग्नो में सबमिट करनी है, जो कि आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जब बिल्कुल कंप्लीट हो, तब आप अपने प्रोजेक्ट फाइल जो है सबमिट करनी है। अब एक्सपर्ट भी वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करेगा इवैल्यूएट करने के लिए जो ऑलरेडी एनेक्चर 2 में सेक्शन बी में बताए गए हैं। जो आपका गाइड और प्रिंसिपल था उनके लिए सेक्शन ए में नॉर्म्स बताए गए थे एनेक्चर 2 में ही, और जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए एनेक्चर 2 में सेक्शन बी जो है उसमें नॉर्म्स को बताया गया है। शीट जो है वो एनेक्चर 3 में सेक्शन बी में दी गई है, जो कि एक्सपर्ट की इवैल्यूएशन के लिए दी गई है। इसीलिए आपको एनेक्चर 3 का जो सेक्शन ए और बी है उसको ज़रूर अटैच करना है अपनी फाइल में।
अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा पुराना लिखा हुआ है कि गाइड और जो प्रिंसिपल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर एक्टिविटी के 10 में से मार्क्स लगेंगे, प्लानिंग के अलग 10 में से लगेंगे, एक्टिविटी कैरी आउट करने के अलग से लगेंगे, और एक्टिविटी रिपोर्ट के भी अलग से लगेंगे 10 में से मार्क्स। फिर बाद में जो गाइड और प्रिंसिपल ने आपको मार्क्स दिए हैं उनकी कैलकुलेशन जो होगी वो 30% में से होगी, और जो आप इग्नो में प्रोजेक्ट मैनुअल भेजेंगे कैलकुलेशन के लिए वो जो है उसकी वैल्यूएशन जो होगी वो 70% मार्क्स पे होगी। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि ये मैनुअल पुराना है। अगर आपके कोई लेटेस्ट मैनुअल्स अवेलेबल हैं तो उसमें उल्टा ही लिखा होगा, यहाँ पर ऑपोजिट लिखा हुआ है। पहले वैल्यूएशन ऐसे होती थी कि 70% गाइड के मार्क्स होते थे, और कोविड से पहले ऐसे होती थी, पर अब क्या है ऑपोजिट हो गई। एक्सपर्ट जो है एक्सटर्नल उसके 70% में से होते हैं और गाइड के 30% में से होते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ग्रेड। कहते कि आपके लिए ज़रूरी है ये बहुत कि आपने कम से कम डी ग्रेड मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, और दोनों में से पास होना ज़रूरी है। जो आपका गाइड आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उसमें से भी पास होना ज़रूरी है, और जो एक्सपर्ट आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उसमें से भी पास होना बहुत ज़रूरी है। थर्टी 35% to 45% मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के हैं 70%, तो 70% में से आपको जो है आपके 70 में से 25 पासिंग मार्क्स चाहिए, और 30 में से 11 जो हैं आपके पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि टोटल 36 मार्क्स 35% मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। कंबाइंड इवैल्यूएशन में पास होना ज़रूरी है। अगर आपका ई ग्रेड आता है
मतलब कि 35% से कम मार्क्स आपके आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट वर्क रिपीट करने के लिए बोला जाएगा और आपको तब तक डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक कि आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। अब जो हमारे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 6 जो है हमारा, वो है हमारा फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या है, हमें ऑब्जर्व करना है और एनालिसिस देने हैं। कहते कि जैसे हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो पहले 5 दिन होते हैं उसमें हमने गाइड को ऑब्जर्व करना होता है। आपने क्या ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट को कैसे डिस्क्राइब करना है, ये हम सेक्शन 3 जो था उसका सब सेक्शन 3.3 था, उसमें हम देख चुके हैं। इस सेक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे लेने हैं जब आप गाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको उसकी नोट्स के बेसिस के ऊपर ही आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो कैसे बनानी है। अब हमारा 6.1 क्या है सेक्शन, हाउ टू टेक नोट्स वाइल ऑब्जर्विंग द गाइड। जब हम गाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हमने जो नोट्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं। कहते जब आप गाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आपको नोट्स लेने की ज़रूरत होगी। वो इसीलिए ताकि जब आप बाद में रिपोर्ट लिखें तब वो नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकें रिपोर्ट को लिखने में। अब नोट्स लेना भी ठीक है, नोट्स को लिखना भी एक कला है। ये वो कैसे कि आपको क्या मेन पॉइंट जो है वो नोट करने हैं। आप एक नोट पैड को लीजिए और एक पेन लीजिए अपने साथ जब आप स्कूल में गाइड को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं, और नोट्स को लिखने के लिए आपको एक नोट पैड और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो नोट्स आप लिख रहे हैं वो बहुत ही ब्रीफ होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डिटेल में ही राइटिंग लिखनी हर चीज़ की स्टार्ट करनी है कि जैसे चल रहा है बिल्कुल आपको वैसे लिखना है। जैसे आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कैसे एक्टिविटी को किया गया। कई एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि एक बच्चे ने ऐसे किया, दूसरे बच्चे ने ऐसे किया। जैसे कि एक चीज़ के लिए आपको जैसे कि आपको लग रहा है कि इस चीज़ को आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिख सकते हैं, तो आप दूसरी चीज़ के लिए कुछ लिखना स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक एक्टिविटी के लिए लिख रहे हैं, टीचर ने दूसरी चीज़ स्टार्ट कर दी तो आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया आपने। इससे क्या होगा कि आपको भी कन्फ्यूजन होगी। ये एक स्किल है कि आपने शॉर्ट नोट्स को कैसे लेना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप ऐसे लिखेंगे ना कि एक के बारे में लिख लिया फिर दूसरे के बारे में लिख लिया, आप लिखते ही रहेंगे लिखते ही रहेंगे, तो बच्चों के लिए भी वो सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएगी। इससे क्या है कि आप ये टाइम एक ऐसा है फेस 1 का टाइम जब आपने गाइड के साथ भी अपनी रेपो बनानी है और बच्चों के साथ भी आपकी रेपो जो है वो बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों के साथ आपने इस टाइम में अपनी रेपो नहीं बनाई तो आपका सेकंड फेज जो है वो उतना ही लेट होता जाएगा और वो उतना एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। जब आप अपने गाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने
शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसके बाद आप अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हैं देख के। इस तरह से आपने अपने नोट्स को ध्यान से लिखना है। तो आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और जो बाकी के हैं उनको याद भी रख सकते हैं। अब आपको हेल्प करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने नोट्स को कैसे लेना है जब आपने गाइड को ऑब्जर्व करना है। जैसे एक लर्नर है, मान लीजिए आप एक लर्नर हो, आप एक लर्नर की तरह एक नोट्स एक पर्टिकुलर डे पे ले रहे हो, ठीक है, पर आपने उसकी रिपोर्ट को घर जाके बिल्कुल भी नहीं लिखा है, नेक्स्ट डे आप फिर नोट्स लेने के लिए आ गए हो। इससे क्या है कि आपका जो 2 दिन का है वो कन्फ्यूजन आपको रहेगी। इसीलिए बेटर ये है कि अगर आप 1 डे के नोट्स ले रहे हैं तो आप घर जाके उसको दोबारा उसको लिख लीजिए, अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप गाइड को चेक करवाइए और सेकंड डे के अपने नोट्स भी ले सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मतलब लर्नर है जैसे कि आप लोग हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर ऐसे नोट्स आप लेंगे, छोटे नोट्स आप लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एक्टिविटी को रिकॉल करके डिटेल में लिखना। फिर आप अपनी रिपोर्ट लिखिए। इसी सेक्शन में जो हमारा सेक्शन 6 है, इसमें रिपोर्ट की भी एक एग्जांपल दी गई है जो कि हम अभी देखेंगे। तो आपको अपने खुद के जो नोट्स हैं वो लेने हैं, ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर ही आपको अपनी जो रिपोर्ट है उसको इलेबोरेट करना है। अब एक एक्टिविटी से जब आप दूसरी एक्टिविटी पर ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि टॉयलेट की एक्टिविटी या ईटिंग टाइम्स, कहते ये वो टाइम्स होते हैं जब आपको अपने थोड़े से पॉइंट को पिन डाउन करना होता है। जैसे कि उस टाइम आपके पास टाइम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नोट करना चाहते हैं पर आप नोट नहीं कर पाए हैं, तब आप फटाफट से उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पर ये भी पॉसिबल है कि उस टाइम में गाइड जो है वो आपको अपने पास बुला ले ताकि वो आपको किसी काम में हेल्प ले सके। आप 10 से 15 मिनट यूज़ कर सकते हो। जब आप गाइड के साथ बातचीत कर रहे हो, बातचीत करने से थोड़ी देर पहले ही आप अपने नोट्स जो हैं वो फटाफट से लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कोई नोट्स बनाने हैं, मान लीजिए आप थोड़े एक्स्ट्रा डिटेल में नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो टाइम है वो इन बिटवीन ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि जो आपके नोट्स हैं वो आप अच्छी तरह से लिख सकें। और आपको हमेशा अलर्ट रहना है ताकि बाद में अगर आपको कोई चीज़ को रिकॉल करना है तो आपके लिए इजी हो जाए काम करना। कहते ये एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की डिटेल्ड रिपोर्ट को उसी दिन लिखिए। जैसे मैं पहले आपसे बात करके हटी हूँ अभी की, हमें सेम डे लिखना है। अगर आप वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे तो जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं वो आप भूल जाएंगे, और जब आप 2 दिन की एक्टिविटीज़ या 3 दिन की एक्टिविटीज़ को भी एक ही दिन लिखने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के बीच में आपके लिए कंफ्यूजन जो है वो बन जाएगा।
कहते हैं आपको ये भी बात यहाँ पर याद रखनी होगी कि यहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है, जो कि आपके DECE 1 के प्रैक्टिकल मैनुअल में दी गई हैं। जब आप वो प्रैक्टिकल मैनुअल में वो एक्सरसाइजेज को करेंगे तब आपको प्रोजेक्ट वर्क करने में भी हेल्प मिलेगी। इसके बाद है हमारा फॉर्मेट फॉर राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। एक नीचे एग्जाम्पल भी आएगी, वह भी हम देख लेंगे, पर सबसे पहले फॉर्मेट क्या है रिपोर्ट को लिखने का, कैसे ऑब्जर्वेशंस को आपने लिखना है। आपने जो रिपोर्ट को लिखना है वो आपने जो है नरेटिव फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ नीचे जब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में जैसे दी गई है वैसे ही आपने लिखना है कि गाइड ने बच्चों के साथ कैसे किया, क्या काम किया, उसको डिस्क्राइब करना है। आपने वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है जो कि सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3.3 में हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। आपके रेफरेंस के लिए जैसे कि एक लर्नर ने कोई रिपोर्ट लिखी गई है, उसके नोट्स जो हैं उसको आप पढ़ सकते हैं और उसको आप रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और उसने कैसे उस नोट्स को एलैबोरेट किया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं भी एक बार आपको पढ़ के सारी बता दूंगी। जो लर्नर है वो कैसे टाइम पीरियड के साथ साथ एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। उसने हर एक्टिविटी को, दिन की हर एक्टिविटी के कंटेंट को डिस्क्राइब किया है। गाइड ने क्या एड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था एक्टिविटी को लेके, और हर एक्टिविटी सेशन के अंदर कैसे गाइड ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन की है और कैसे उनको हैंडल किया है। अब सबसे पहले हैं नोट्स। ये किसी लर्नर के ही हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे उन्होंने लिखा कि 8:30 पे बच्चे पहुंचे, एजुकेटर ने बच्चों को नमस्कार बुलाई और उनसे बातचीत की। उसके बाद 9 बजे क्या हुआ कि सारे बच्चों ने कुछ सॉन्ग्स वगैरह गाए और राइम्स वगैरह गाए और सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करा। नौ 20 पे क्या था कि उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई जो कि थीम शेप्स के ऊपर थी। एक्टिविटी बच्चों के लिए इनएप्रोप्रिएट थी। क्यों थी? क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल चला गया था। अब 9:50 पे क्या हुआ कि उन्होंने आउटडोर फ्ली प्ले कराया, बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले गए। बच्चों ने वहाँ स्विंग्स लिए, स्लाइड्स लिए, जंगल जिम किया, सैंड पिट खेला, और केयर गिवर जो था वो बैकग्राउंड में था, बच्चों पर आंख रखे हुए था और वो हर बच्चे को अटेंशन दे रहा था, पर 2 जो नए बच्चे आए थे वो उनको ज़्यादा अटेंशन दे रहा था। इसके बाद 10:30 पे वॉशिंग ब्रेक हुई, फिर 10:40 पे ईटिंग की ब्रेक हुई, फिर 11 बजे क्या हुआ, उन्होंने पिक्चर बुक को यूज़ करके स्टोरी टेलिंग शुरू की। ठीक है, और स्टोरी प्लॉट जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और एंड में क्वेश्चन भी पूछे गए बच्चों से। उसके बाद 11:30 पे क्या हुआ, बच्चों को ब्लॉक्स के साथ, बीड्स के साथ, मतलब इंडोर फ्री प्ले के लिए जो था
वो बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेले, बीड्स के साथ खेले, जिक्सॉ पजल्स के साथ खेले, ठीक है, सिरियन बोर्ड्स के साथ खेले। सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो 2 नए बच्चे आए थे एजुकेटर ने उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद क्या था, 12:15 बजे बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ चले गए और कई बच्चे जो थे वो स्कूल बस में चले गए। अब ये है कि रिपोर्ट को हमने कैसे लिखना है। जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। हिंदी वाले बच्चे ऑब्जर्वेशन को अवलोकन लिख सकते हैं और एनालिसिस को जो है उन्होंने विश्लेषण लिखना है। अब यहाँ पर 8:30 से लेके 8:45 तक क्या हुआ कि 8:30 से लेके 8:45 तक बच्चे जो थे वो स्कूल में ज़्यादातर बच्चे पहुँच गए थे, ठीक है। अब जो एजुकेटर था वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था, बच्चों को बहुत ही प्यार से वो बुला रहा था। बच्चे अपने आप से कमरे में आए, जैसे जैसे बच्चे आते गए वो कमरे में जाते गए और कई बच्चे जो थे उन्होंने आते ही टॉयज़ के साथ खेलना शुरू कर दिया जो कि शेल्फ्स के ऊपर रखे हुए थे। जैसे हर बच्चा आता गया जो वो अपना टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल जो था वो जो उसके लिए शेल्फ्स बनाई गई थी टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल के लिए, वो वहाँ पर बैठता गया। उसके बाद क्या था, 2 नए बच्चे जिन्होंने प्री स्कूल सेंटर ज्वाइन किया था थोड़े दिन पहले, फिर वो बच्चे आए। जब वो पहुँचे एजुकेटर ने उनको स्पेशल केयर के साथ उनका वेलकम किया और उनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया। वो उन दोनों बच्चों को शेल्व्स के पास ले गए और उनको एनकरेज किया टॉयज़ के साथ खेलने के लिए। उन दोनों में से एक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया जैसे ही उनके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ से चले गए और एजुकेटर ने उनको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, उनको हग किया और उनको किस किया और उनकी अटेंशन जो थी वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उनको चीज़ें देके जिनके साथ कि वो खेल सकें। अब इसमें हमारा जो एनालिसिस है वो क्या आना चाहिए कि टीचर जो था उसने हर बच्चे को वेलकम किया, जैसे कि बच्चे आते जा रहे थे टीचर वैसे ही सारे बच्चों को वेलकम करता जा रहा था। इससे बच्चों को प्री स्कूल में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। ये था हमारा 8:30 से 8:45 का टाइम। उसके बाद हमारा आ गया 9 से 9:20 का टाइम। अब यहाँ पर आप देखिए उन्होंने 8:45 से 9 का नहीं लिखा है।
तो आपने जब अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है, अपनी ऑब्जर्व करनी है, आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8:45 से जैसे 9 का नहीं लिखा कि उस बीच क्या किया गया। अब उसके बाद है 9 to 9:20। अब जैसे ही कहते 9 बजे वो बच्चे आए तो सारे बच्चे जो थे वो 9 बजे तक पहुंच गए थे। एजुकेटर ने अब उनको कमरे के सेंटर में जो खाली जगह थी वहां पर इकट्ठा कर लिया। बच्चों को बोला कि आप एक सेमी सर्कल में इकट्ठे हो जाओ, और मिडल में जो है आप एजुकेटर जो था वो खुद चला गया और उसने बच्चों का फेस एजुकेटर की तरफ था और एजुकेटर का फेस जो था वो बच्चों की तरफ था। टीचर ने जो था गाना शुरू कर दिया। बच्चों बच्चों ने भी जो था साथ में सॉन्ग और राइम्स को गाना शुरू कर दिया। जैसे ही टीचर ने गाना शुरू किया, बच्चों ने भी बड़े एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अब एजुकेटर जो था वो भी पूरे एंथुसियाज्म से गा रहा था, अपने सारे एक्शंस को यूज करके। जहाँ जहाँ एक्शंस की ज़रूरत थी वहाँ पर टीचर ने एक्शंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा ही लाइवली हो चुका था। जो नए बच्चे थे उन्होंने भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। जबकि वो बच्चे अभी नए आए थे, उनको जो टीचर जो राइम्स और सॉन्ग्स गा रही थी उनको वो अच्छी तरह से नहीं पता था, पर फिर भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और उन्होंने साथ ही टीचर को ज्वाइन किया और उन्होंने भी साथ में एक्शंस को करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। एजुकेटर ने उन दो नए बच्चों को गाना सिखाने के लिए थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स किए। अब इसके बाद इसका जो एनालिसिस है वो यहाँ पर क्या आएगा कि जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। जो एजुकेटर की इन्वॉल्वमेंट थी उसी से बच्चों की जो पार्टिसिपेशन थी वो इन्फ्लुएंस हुई। उसके बाद क्या था कि ये जो एक्टिविटी थी इसमें अब डेवलपमेंट किस तरह की हुई कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होने में बच्चों को हेल्प मिली। उसके बाद हमारी आती है 9:20 से 9:50 तक की ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो एक सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं मैट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जो मैट बिछा हुआ है। अब 15 से 20 मिनट की सिंगिंग के बाद, जो पीछे हमारी 9 से 9:20 की एक्टिविटी हुई थी, 20 मिनट की सिंगिंग के बाद एजुकेटर ने एक्टिविटी सेशन जो था शेप्स के ऊपर वो करवाना शुरू कर दिया।
एजुकेटर के पास 5 कटआउट्स थे शेप्स के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड सेमी सर्कल। उसने एक 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 करके कटआउट्स को अपने हाथ में होल्ड किया और बच्चों से पूछा कि ये कौन कौन सी शेप है। कई बच्चे जो थे वो एक या दो शेप्स थे, फैमिलियर थे, जो कि टीचर के क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे। जब टीचर ने उनको सारी शेप्स दिखा दी तो साथ साथ में वो उनके नाम भी लेती रही और बच्चों को बोलती रही कि वो उसके पीछे जो हैं वो बोलते रहें। उसने 5 कटआउट्स के साथ ऐसे ही किया। फिर उसने इन कटआउट्स को बाद में बॉक्स में डाल दिया और हर बच्चे को बोला गया कि एक एक करके आओ और बॉक्स में से आके एक शेप को उठाओ और उसका नाम बताओ। ज़्यादातर बच्चे जो थे उन्होंने सर्कल का नाम बता दिया था, ठीक है, पर बाकी शेप्स के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे जो थे वो सही आंसर नहीं दे पाए थे। फिर एजुकेटर ने उनको शेप्स के नाम बताए और बच्चों को पूछा कि आप उनको बाद में रिपीट करो उसके पीछे पीछे। एक्टिविटी करते हुए क्या था, काफ़ी बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा रेस्टिव हो गए थे और उनका जो अटेंशन था वो दूसरी चीज़ों की तरफ कमरे में जा चुका था। कई बच्चे जो थे उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया था और कई बच्चे जो थे वो शेल्फ के ऊपर जाके उन्होंने टॉयज को उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ, एजुकेटर ने उनको वापस बुलाया और बैठने के लिए कहा और उनका ध्यान जो था अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पर हर बच्चा जो था उसकी एक बार टर्न आई थी और फिर उन्होंने एक्टिविटी को वाइंड अप कर दिया जब हर बच्चे की टर्न जो थी वो हो गई। उसके बाद एनालिसिस क्या है इस एक्टिविटी सेशन का, कि ये एक्टिविटी सेशन क्योंकि बच्चों का जो ध्यान था वो दूसरी तरफ चला गया था, इसीलिए ये जो एक्टिविटी सेशन था ये सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि ये जो एक्टिविटी चूज़ की गई थी वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, थोड़ी लंबी चली गई थी और बच्चों ने इस एक्टिविटी को इंजॉय नहीं किया लगातार। कई बच्चों का इंटरेस्ट इस एक्टिविटी से जा चुका था। शेप्स लर्न करवाने का मतलब ये नहीं था कि बच्चे जो हैं उनको शेप्स का कंसेप्ट बताया जाए। अब इसमें ये क्या है कि कौन सी डेवलपमेंट हुई कि जो एजुकेटर है उसने ये जो एक्टिविटी प्लान की थी इस बात को ध्यान में रख के कि उनको वो शेप्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझा सके, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो सके। कि उन्होंने ये जो एक्टिविटी कंडक्ट की थी वो इस तरह से अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं थी कि बच्चे जो थे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं थी और बच्चों के लिए ये इंटरेस्टिंग वे बिल्कुल भी नहीं था। इससे बेटर जो था वो हो सकता था। इसके बाद 9:50 टू 10:30 पे कौन सी एक्टिविटी करवाई। अब क्या किया उसमें कि इसमें क्या है, फॉलोइंग दिस सेशन द एजुकेटर टुक द चिल्ड्रन आउटडोर्स। अब पहली वाली एक्टिविटी के बाद जो एजुकेटर था वो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए ले गया था खेलने के लिए। जो प्री स्कूल था उसमें प्ले ग्राउंड था और उसमें एक स्लाइड भी थी। तो
प्री स्कूल में प्लेग्राउंड में स्लाइड भी था, स्विंग भी थी, एक जंगल जिम था, एक सैंड पिट भी थी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स और शोवल्स रखे हुए थे और काफ़ी प्ले मटेरियल भी था, जैसे कि बॉल्स। कई बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे थे और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। कई बच्चे जो थे वो चेजिंग की गेम खेल रहे थे या ओपन प्लेग्राउंड में रेसिंग की गेम खेल रहे थे। ये एक फ्री प्ले सेशन था जहाँ पर बच्चे बिल्कुल उनको फ्री छोड़ दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से खेल सकते हैं जो वो खेलना चाहें। अब एजुकेटर क्या था, उस टाइम में एजुकेटर सारे बच्चों की तरफ ध्यान रख रहा था, पर मेनली वो 2 बच्चों की तरफ थोड़ा उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि 2 नए बच्चे आए थे। अब जो 2 नए बच्चे थे उनको खेलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी और वो प्ले इक्विपमेंट को यूज़ करने में भी उनको थोड़ी रुकावट आ रही थी। एजुकेटर ने उनको स्लाइड लेने में हेल्प की और उनको एनकरेज किया कि वो स्लाइड से खेल सकते हैं। काफ़ी टर्न्स लेने के बाद स्लाइड के ऊपर वो उनको जंगल जिम में ले गया एजुकेटर। उनमें से एक बच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एंथुसियास्टिक हो रहा था ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, और जो दूसरा बच्चा था वो हेजिटेट कर रहा था। अब जो एजुकेटर था वो बच्चों को जो बच्चा हेजिटेट कर रहा था उसको सैंड पिट के पास ले गया और उसको एनकरेज किया वहाँ खेलने के लिए। अब दूसरे बच्चों को सैंड पिट के साथ खेलता हुआ देखकर उस बच्चे ने भी खेलना शुरू कर दिया। उसी टाइम पर क्या हुआ कि चिल्लाने की आवाज़ आई और ग्राउंड के दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा ऊंची चिल्लाने की आवाज़ आई। 2 बच्चे जो थे वो आपस में एक स्विंग के लिए लड़ पड़े थे और वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को मारने की कगार पे थे। तो एजुकेटर फटाफट उनकी तरफ भाग के गया और मैटर को सॉर्ट आउट किया। साथ ही साथ क्या हुआ कि एजुकेटर जो था वो अलग अलग ग्रुप्स की तरफ मूव कर रहा था और कई बच्चों को एनकरेज कर रहा था कि वो अलग अलग तरह के खेल खेलें, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करें और क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करें और झगड़ों को सॉर्ट आउट करें। जो बच्चे थे वो तकरीबन 10:30 बजे तक वहाँ पर खेले। अब उसके बाद एनालिसिस में क्या आता है कि ये जो एक्टिविटी सेशन था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। एजुकेटर जो था काफ़ी ज़्यादा लंबा ग्रुप जो था, एजुकेटर ने काफ़ी देर तक बहुत सारे बच्चों को अटेंड किया जिनको की ज़रूरत थी अटेंशन की, और उन्होंने साथ में बच्चों को गाइड भी किया जब बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चे खेलने का जिनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे खेलना है, उनको खेलने में भी हेल्प कर रहे थे। ये जो एक्टिविटी सेशन था इसमें बच्चों की फिज़िकल डेवलपमेंट हुई और बच्चे जो थे वो अपनी चॉइस का मटेरियल लेके खेल रहे थे और वो एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे खेलने में। इससे क्या है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हुई। और साथ में क्या है, जब बच्चों ने एक दूसरे के साथ खेला तो उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हुई। इसके बाद है 10:30 से 10:40। कहते इस टाइम पे जो एजुकेटर था उसने ये अनाउंस कर दिया कि अब आप अंदर जाने का टाइम है। कमरे के अंदर बच्चों को हाथ धोने के लिए भेजा गया और फेसेस धोने के लिए भेजा गया वॉश बेसिन के ऊपर और टॉयलेट यूज़ करने के लिए बोला गया। अब जो एजुकेटर था उसने 15 मिनट्स के अंदर सारे बच्चों की वॉशिंग करवा दी। अब यहाँ पर हमारा एनालिसिस क्या आता है कि एजुकेटर जो था वो सुपरवाइज कर रहा था टॉयलेटिंग और वॉशिंग को कि कोई बच्चा आपस में झगड़ा ना करे। नेक्स्ट हमारा 10:40 to 11 AM। यहाँ पर क्या था कि अब 10:40 का टाइम हो चुका था।
ये बच्चों की शेल्फ से टिफ़िन लेके आने का टाइम था और टेबल और चेयर के ऊपर बैठने का टाइम था खाना खाने के लिए। ये जो ब्रेक थी वो तकरीबन 20 मिनट्स तक चली। अब यहाँ पर एनालिसिस नहीं लिखा हुआ, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एनालिसिस ज़रूर लिखना है। आप यहाँ पर एनालिसिस में लिख सकते हैं कि बच्चों ने आराम से शांति से खाना खाया और एजुकेटर का इसमें क्या रोल रहा, ठीक है। और इसमें क्या है कि बच्चों को उनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और पर्सनल ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया गया। इससे क्या होता है, जैसे कि मोटर कोऑर्डिनेशन बच्चों की, जैसे कि हम आई और हैंड बोलते हैं वैसे ही माउथ और हैंड, क्योंकि बच्चे खाने को तोड़ नहीं पाते हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हुई इसी तरह से। नेक्स्ट है हमारा 11 to 11:30 AM। ईटिंग टाइम के बाद अब क्या था, एजुकेटर ने एक बार बच्चों को फिर सेमी सर्कल पर मैट के ऊपर बिठा लिया। अब इस टाइम पर क्या था कि 11 बज चुके थे। एजुकेटर ने बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, पिक्चर्स को यूज़ करके और साथ में स्टोरी बुक को यूज़ करके, जो स्टोरी बुक में पिक्चर्स थी उनको यूज़ करके। उसने तकरीबन 10 से 15 मिनट लिए स्टोरी को सुनाने के लिए। उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो स्टोरी थी वो बच्चों को बताई, अपनी वॉइस को अलग अलग तरह से बोल के और अलग अलग तरह के गेस्चर्स को और फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करके। बच्चों ने बहुत ही ध्यान से उस स्टोरी को सुना। इवन जो 2 नए बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से स्टोरी को सुना। जब स्टोरी का सेशन ओवर हो गया तब एजुकेटर ने दोबारा से ब्रीफली स्टोरी को दोबारा से बच्चों को बता दिया, बच्चों की हेल्प के साथ ही। उसने बच्चों को साथ साथ क्वेश्चन भी पूछे और ताकि जो स्टोरी की प्रोग्रेस थी वो भी होती गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया। मेनली जो स्टोरी का अर्लियर पार्ट था उसमें उन्होंने बच्चों को रिस्पॉन्ड दिया और बहुत सारे आंसर्स ऐसे थे जो बच्चे जो लेटर हाफ के साथ रिलेटेड थे, बच्चे उनका आंसर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था स्टोरी को याद रखना। अब एनालिसिस में क्या है कि जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जो स्टोरी का सेशन था, बच्चे जो थे वो उन्होंने एंड तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया स्टोरी के सेशन में। जब टीचर ने स्टोरी ख़त्म की, पर जब टीचर ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए तब जो स्टोरी का बाद वाला हाफ था उसमें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर थे स्टोरी में, जिससे क्या हुआ, बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता गया जब टीचर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। जबकि जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही थी सुनने में। इससे क्या हुआ, बच्चे जो इमोशंस थे वो अपनी डेवलप करने में बच्चों को हेल्प मिली, ठीक है। और जो करेक्टर्स थे उनको उसकी आइडेंटिफिकेशन, इमोशनल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई और बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हुई जब बच्चों से स्टोरी सुनी गई। उसके बाद है 11:30 to 12 का टाइम, जब स्टोरी का सेशन जो था वो 11:30 बजे तक चला। इसके बाद क्या था, जो एजुकेटर था उसने बच्चों को इंडोर फ्री प्ले के लिए बोल दिया। बच्चों ने जैसे कि ब्लॉक्स हो गए, जिगसॉ पजल्स हो गए, बीड्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, सीरिएशन बोर्ड्स हो गए, बच्चों ने ऐसी चीज़ें जो थी वो लेनी शुरू कर दी खेलने के लिए, जो भी उनको अच्छा लगा। बहुत सारे प्ले मटेरियल थे जिनके 2 या 3 सेट थे। जैसे बच्चे खेलते गए टीचर उनकी तरफ इधर उधर मूव करके उनको देखने लगा और डिफरेंट प्ले मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना है वो बच्चों को दिखाता गया। जो नए बच्चे थे जब उनको डिफ़िकल्टी आई तब टीचर ने उनकी तरफ थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान दिया। अब इसमें एनालिसिस क्या है कि ये जो एक्टिविटी सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गया और एडिक्वेट मटेरियल था सारे बच्चों के लिए, और जो एजुकेटर था वो ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान दे पा रहा था। इससे क्या हुआ, इस एक्टिविटी सेशन में बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट में हेल्प मिली। ठीक है, बच्चे जो ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे उनमें क्रिएटिविटी में करवाने में और इमेजिनेशन में हेल्प मिली। इससे क्या हुआ, बच्चे की जो इमोशंस थी वो भी एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल हुआ। अब 12 से 12:15 के टाइम पे क्या हुआ, जो इंडोर फ्री प्ले था वो 30 मिनट्स का रहा, और उसके बाद एजुकेटर ने बच्चों को वाइंड अप करने के लिए कहा और प्ले मटेरियल वापस से शेल्फ्स के ऊपर रखने के लिए कहा। और जो बच्चे थे और जो एजुकेटर थे उन्होंने दोनों ने मिलके सब कुछ क्लियर कर दिया रूम को। फिर बच्चों ने अपने अपने टिफ़िन बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स उठाए। 12:10 के ऊपर जो बच्चे स्कूल मिनी बस से जाते थे उनको भेज दिया गया एक ट्रेन की फॉर्म बना के, और एजुकेटर ने बच्चों को एस्कॉर्ट किया और साथ में उनको बाय बाय भी किया जैसे ही वो बस के अंदर एंटर कर गए। और जो पेरेंट्स, जो दूसरे बच्चे थे जिनको पेरेंट्स ने पिकअप करने आना था, एजुकेटर ने उनको भी हर बच्चे को बाय बाय किया जैसे जैसे पेरेंट्स उनके लेते गए उनको। अब इसमें हमारा एनालिसिस क्या है कि हर बच्चे को स्पेशली टीचर ने पर्सनल टच के साथ बाय बाय बोला और बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा लव्ड फील करवाया। अब कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है कि बैलेंस था, एजुकेटर ने बैलेंस रखा इंडोर और आउटडोर प्ले में, इंडिविजुअल और फ्री प्ले में, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ में, इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़ में, फ्री प्ले और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ में, पूरे दिन में उन्होंने बैलेंस रखा। यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ ऐसी भी थी जो कि हर तरह की मतलब हर तरह के एरिया की डेवलपमेंट भी हुई, जैसे कि फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरह की। जो शेप्स का एक्टिविटी सेशन था उसके बिना बाकी सारे जो सेशन थे वो चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज किए हुए थे, जिसमें कि पूरे दिन में बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। अब उसके बाद है प्रेपरेशन पीरियड ऑफ 2 days। ये हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं। अब जब आप सेकंड फेज प्रोजेक्ट का शुरू करने जा रहे हो तब आपने बच्चों के साथ खुद एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। आप में से कई ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जिनका फर्स्ट टाइम होता है उनके लिए थोड़ी प्लानिंग जो होती है वो फॉर्मली हो जाती है और एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना भी उनके लिए फॉर्मल हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप एक्टिविटी सेशंस को प्लान कर रहे हैं और आपने उससे पहले गाइड से अप्रूव करवाना है, सेशन को कंडक्ट करने से पहले जो एक्टिविटी प्लानिंग कर रहे हैं उसको आपको गाइड से अप्रूव करवाना है। तो एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेक की ऑप्शन दी जाती है कि आप 2 वर्किंग डेज की ऑप्शन ब्रेकिंग ले सकते हो एक्टिविटी प्लान्स को करने के लिए और प्ले मटेरियल को बनाने के लिए, जिसमें कि आप अपने पहले 3 या 4 एक्टिविटी सेशंस का प्ले मटेरियल बना सकते हो और एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हो और गाइड के साथ डिस्कस भी कर सकते हो। पर जैसे कि पहले मेंशन किया गया है कि ये ब्रेक जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी विश है तो आप पहले भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो और एक्टिविटी प्लान को पहले भी टीचर से अप्रूव करवा सकते हो जब आपका फर्स्ट फेज चल रहा हो, और सेकंड फेज आप बिना ब्रेक के भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने गाइड के साथ उसी तरीके से वर्क कीजिए ताकि आपको एक्टिविटी प्लान जो है वो बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए।
नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी सेक्शन 7, जो है हमारा सेकंड फेज। सेकंड फेज हमारा है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी सेशंस विद द चिल्ड्रन। कहते कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें जो हमारा सेकंड फेज है उसमें हमने 30 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करना है बच्चों के ग्रुप के साथ, जो कि हमारा 20 वर्किंग डेज का रहेगा। इसमें हमने जो हमारे फर्स्ट 10 डेज हैं उसमें हमने पर डे एक एक्टिविटी सेशन ऑर्गेनाइज करना है, और जो हमारे लास्ट के 10 डेज हैं उसमें हमने डेली के 2 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करना है। अब यहाँ पर एक शेड्यूल दिया गया है कि आप कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप डे 1 पर जो आपने एक्टिविटी सेशन 1 ऑर्गेनाइज करना है वो आप कर सकते हैं फिजिकल और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। दूसरे दिन आप कौन सा एक्टिविटी सेशन कर सकते हैं, जो कि आप फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। तीसरा है कि आप कुछ राइम्स या सॉन्ग्स को अरेंज कर सकते हैं मूवमेंट्स या एक्शंस के साथ। चौथे दिन आप एक ड्राइंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। 5वें दिन आप एक स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं, और साथ में आप एक उससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। डे 6 में आप एक पेंटिंग की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डे 7 में आप बच्चों को बाहर या तो स्कूल में ही या कहीं आसपास आपके नेबरहुड में वॉक के लिए लेके जा सकते हैं। फिर वापस आएँ और बच्चों के साथ डिस्कस करें कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। फिर आप बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि आप जो आपने देखा आप उसमें से कुछ भी ड्रॉ करिए, अगर आपके पास मतलब एक्टिविटी में टाइम बचे। डे 8 में एक्टिविटी 8 की एक्टिविटी जो है कलर कंसेप्ट के ऊपर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 9th डे में जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है वो नंबर का कंसेप्ट जो है उसके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक्टिविटी 10 जो है वो आप मैचिंग और क्लासिफिकेशन की एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डे 11। डे 11 में आपने 2 एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे आप एक्टिविटी 1 जो है माई फैमिली थीम पर कर सकते हैं, और एक्टिविटी 12 जो है वो आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर कर सकते हैं। साथ में आप कोई रिलेटेड एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। अब डे 12 पर आपने 2 एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, 13 और 14। एक्टिविटी जो 13 करनी है वो आप एनिमल्स थीम के ऊपर कर सकते हैं, और जो 14 करनी है वो आप प्रिंटिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स या ब्लॉक्स को यूज़ करके। डे 13 पर आपने 2 एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि एक्टिविटी 15 एंड एक्टिविटी 16। उसके बाद क्या करना है कि 15 जो है वो आप सीज़न थीम के ऊपर कर सकते हैं, और 16 जो है वो आप कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चे की फिजिकल और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो सके। अब डे 14 उसमें आप एक्टिविटी 17 और 18 करवा सकते हैं। एक्टिविटी 17 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों का शेप का कंसेप्ट उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप करवा सकते हैं। एक्टिविटी 18 जो है वो बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारा डे 15। डे 15 में जो हमने 2 एक्टिविटीज़ करवानी है, पहली एक्टिविटी आप फ्लोटिंग और सिंकिंग के कंसेप्ट पे करवा सकते हैं, और दूसरी एक्टिविटी जो है वो म्यूज़िक और मूवमेंट के बेसिस पे करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका डे 16। इसमें आप 2 एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। पहली जो है वो डिफरेंट टेक्सचर्स और सरफेसेस के अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए करवा सकते हैं, और एक्टिविटी नंबर 22 जो है वो पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। इसके बाद है हमारा डे 17। डे 17 में आप 2 एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि 23 एक्टिविटी एंड
24 एक्टिविटी। इसमें आप 23 एक्टिविटी ट्रीज और प्लांट्स के थीम पे करवा सकते हैं और 24 जो है वो आप क्ले वर्क जो है उसमें आप करवा सकते हैं। अगर क्ले वर्क नहीं पॉसिबल है तो आप ड्राइंग, पेंटिंग या प्रिंटिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। उसके बाद डे 18 जो है उसमें आप 2 एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। कौन सी? एक तो जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थीम के बेसिस के ऊपर करवा सकते हैं और 26 जो है वो आप कोई भी स्टोरी बच्चों को करवा सकते हैं। साथ में आप स्टोरी टेलिंग से एक रिलेटेड एक्टिविटी भी करवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। उसके बाद डे 19 जो है उसमें आपने 2 एक्टिविटीज़ करवानी है। सबसे पहले आप करवा सकते हैं पपेट शो भी करवा सकते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आप म्यूज़िक और मूवमेंट एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डे 20। उसमें 2 एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे कि एक आप कोई भी सोशल इन्वायरमेंट के थीम के बेसिस के ऊपर करवा सकते हैं और एक जो है आप या वाटर प्ले करवा दीजिए या सैंड प्ले। अगर दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी चॉइस की कोई एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी सेशंस, रैशनल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहते कि अगर आप 30 एक्टिविटी सेशंस जब आप करवा सकते हैं तब आप उनको कैसे 11 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप 3 एक्टिविटी सेशंस को फाइन मोटर डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर करवा सकते हैं। जैसे ऊपर हमने बताया था कौन कौन सी थी वो, नंबर 2 एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 18 एंड 30। उसके बाद 2 एक्टिविटी सेशंस आप ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लिए के ऊपर करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 1 एंड 6। उसके बाद आप 4 स्टोरी टेलिंग सेशंस करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 5, 12, 26 एंड 27। 3 एक्टिविटीज़ जो हैं आप सॉन्ग्स और राइम्स पर या कोई भी म्यूज़िक और मूवमेंट से रिलेटेड करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 3, 20 एंड 28। जैसे कि एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 20 एंड एक्टिविटी नंबर 28। उसके बाद आप 4 सेशंस करवा सकते हो ड्राइंग, पेंटिंग और प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर या क्ले वर्क के ऊपर, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 14 एंड 24। उसके बाद आप 3 एक्टिविटी सेशंस करवा सकते हो जो कि सोशल इन्वायरमेंट के थीम के ऊपर बेस्ड हो। जैसे कि यहाँ पर ऊपर जो हमने अभी एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं उसमें मेंशन किया गया है एक्टिविटी नंबर 11, 25 एंड एक्टिविटी नंबर 29। उसके बाद 5 एक्टिविटी सेशंस जो कि मैक्सिमम एक्टिविटी सेशंस हैं, जो कि आप फिज़िकल इन्वायरमेंट के थीम के ऊपर बेसिस करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 8, एक्टिविटी नंबर 15, एक्टिविटी नंबर 17, एक्टिविटी नंबर 19 एंड एक्टिविटी नंबर 21। फिर उसके बाद 3 एक्टिविटी सेशंस आप बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के थीम के ऊपर बेस्ड करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 13 एंड एक्टिविटी नंबर 23।
एक एक्टिविटी सेशन जो है आप मैचिंग और क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 10। एक एक्टिविटी सेशन आप नंबर्स के कंसेप्ट के ऊपर करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 9। एक एक्टिविटी सेशन आप पिक्चर रीडिंग के ऊपर करवा सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 22। देखिए अब ये जो 7.1 और 7.2 में आपको बताया गया है ना, आप ये कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 7.2 से आपको बहुत, जैसे कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जो सिंगिंग और राइम्स की है, यहाँ पर सिंगिंग और राइम्स की सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ बोली हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंगिंग और राइम्स की ही 6-6, 7-7 एक्टिविटीज़ करवा देते हैं, है ना। अब जैसे नेबरहुड की कई एक्टिविटीज़ बच्चे करवाते हैं, वो क्या करते हैं, हम ज़ू में गए पर ज़ू मेंशन नहीं किया कि कौन से ज़ू में गए। क्या आपके एरिया के ज़ू ऐसे थोड़ी अवेलेबल है ना कि कहीं भी अवेलेबल है, आप कहीं भी बच्चों को ज़ू में लेके चले गए। आप नेबरहुड में कहीं भी बच्चों को लेके जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है दिवाली के आसपास आप दिवाली की दुकानें दिखाने के लिए ले गए, है ना। कुछ भी आप ऐसे एक्टिविटी को अरेंज कर सकते हैं। ये जो अभी ऊपर शेड्यूल दिया गया है, आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप यही शेड्यूल को फॉलो करिए जब तक कि आपको कोई और प्रॉब्लम ना आती हो। पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप ये शेड्यूल को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि उसके बारे में बात करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। कहते कि जैसे हमने सेक्शन 3 में रीड आउट किया था कि जो हमारे पहले 10 दिन होते हैं उसमें हमने सिर्फ पर डे एक ही एक्टिविटी सेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है, और ये जो एक्टिविटी सेशंस हैं वो होते हैं एक्टिविटी नंबर 1 to 10। ये जो 10 एक्टिविटी सेशंस होते हैं ये थोड़े से सिंपली ऑर्गेनाइज करने होते हैं, यानी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं ऑर्गेनाइज करने, थोड़े सिंपल ही ऑर्गेनाइज करने होते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर प्री स्कूल्स में कैरी आउट की जाती हैं। इससे क्या होगा कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान कीजिए दिन के लिए कि जो स्कूल के गाइड के क्यूरिकुलम में फिट आती होंगी। वो ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ होती होंगी जिससे आपको टोटल फ्रीडम दिया जाता है कि आप उनको किसी भी तरीके से जैसे आपको पसंद है वैसे आप प्लान कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको बच्चों के साथ काम करने की थोड़ी फील आ जाएगी और बच्चों को भी थोड़ी हैबिट हो जाएगी कि वो आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लें। अब आप जब हर दिन के लिए 10 एक्टिविटी सेशंस को पहले 10 दिन के लिए ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि आप स्कूल के जो 10 दिन का उनका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने 10 दिन की एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जैसे कि ड्राइंग एक्टिविटी सेशन है जो कि 4th नंबर पे सीक्वेंस में दिया गया है, आपको यहाँ पर लगेगा अगर आप यहाँ पर 7th एक्टिविटी सेशन के साथ शेड्यूल में उसको इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी सेशन जो है वो बाद में आप बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गाइड के साथ बात करके किसी ना किसी दिन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पहले दिन 10 एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्कूल का क्यूरिकुलम भी फॉलो किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल के क्यूरिकुलम में डेली जो भी कोई एक्टिविटीज़ हों आप उसी को ही प्लान करके करवा सकते हैं। इससे क्या है, गाइड को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और जो गाइड है वो भी आपकी हेल्प कर पाएगा। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं 10 दिनों में
स्टोरी टेलिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज कर दें और सिंगिंग और राइम्स का कोई सेशन ऑर्गेनाइज ना करें। आपको जो ऊपर प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है वो भी आपको फॉलो करना है। अब हम अगर बात करें 11 से 30 एक्टिविटीज़ की, ये शेड्यूल जो है उसमें आपको एक दिन में 2 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि आपको 10 वर्किंग डेज में बच्चों के साथ 20 एक्टिविटी सेशंस को कैरी आउट करना है। पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप चाहें तो आप हर दिन एक एक्टिविटी सेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको 20 डेज लग जाएंगे एक्टिविटी सेशंस को कंप्लीट करने में। तो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, सेकंड फेज जो प्रोजेक्ट वर्क का हो जाएगा, वो 20 डेज की बजाय 30 डेज में कंप्लीट होगा। अगर आप एक दिन में 2 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक दिन में एक एक्टिविटी सेशन को ही ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो आपका 30 डेज में हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि नर्सरी स्कूल आपको कितना परमिट करता है कि आप कितनी देर वहाँ पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको सिर्फ 30 डेज ही दिए हैं काम करने के लिए तो आपको एक दिन में 2 ही एक्टिविटी सेशन ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। अगर स्कूल ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है तो आप ज़्यादा दिनों में भी काम को कर सकते हैं। पर अगर आप दिन में 1-2 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप थर्ड फेज करेंगे तब आपने पूरे दिन के लिए बच्चों का कंप्लीट चार्ज लेना है, तो आपको बच्चों को हैंडल करने में थोड़ा इजी भी रहेगा। कहते अगर आप जो 11वें दिन से एक्टिविटी सेशन ए और बी को लिस्ट डाउन किया गया है, अगर आप उस शेड्यूल को देखें तो आपको उसके पीछे एक इस ग्रुपिंग के पीछे एक रैशनल दिखेगा। जैसे कि हर दिन के लिए कॉम्बिनेशन रखा गया है कि एक एक्टिविटी थोड़ी सिंपल रखी गई है और एक एक्टिविटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रखी गई है। तो आप भी इसी तरह से ही अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एक्टिविटी सिंपल प्लान कीजिए और एक एक्टिविटी जो है वो आप थोड़ी डिफ़िकल्ट भी प्लान कर सकते हैं। आपको एक्टिविटीज़ को इंटरचेंज करने में भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि 11 से 30 दिनों में भी आप एक्टिविटीज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि 12वें दिन जो थीम है वो एनिमल रखा गया है ना। आप यहाँ पर डे 16 पर टेक्सचर्स थीम रखा गया है ना। तो अगर 12 पर आपको लगता है कि आप टेक्सचर थीम करवाना चाहते हैं तो आप 12 पर भी टेक्सचर थीम के ऊपर करवा सकते हैं, यानी कि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पर जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डिफ़िकल्ट के साथ डिफ़िकल्ट को इंटरचेंज करें और इजी के साथ इजी को इंटरचेंज करें। You also have flexibility in changing the particular theme we have listed. Thus, while we have stated that you carry out the activities on the theme animals, you may find that it is not possible to organize the activities on this theme because of some reason. In that case, you may substitute it by some other theme from the biological environment. For example, it is possible that your guide is planning to take up the theme birds with the children. Then you may plan activities on this theme. While using the flexibility, but you have to keep in mind that the number of activity sessions related to a particular area doesn't change. Thus, for instance, it should not be that you organize 5 activity sessions related to the biological environment and only 1 related to the social environment. Obvious है, कहते कि आपको थीम्स को चेंज करने में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आपका थीम जो था, जो आपने चूज़ किया हुआ था, वो था आपका एनिमल थीम, तो ये भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड थीम हो गया है ना। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है किसी ना किसी कारण कि आप एनिमल थीम के ऊपर ऑर्गेनाइज नहीं कर सके हैं, तो आप उसको कोई ऐसा थीम सोचिए
उसके ऐसे किसी थीम के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता हो। जैसे कि अगर पॉसिबल है कि आपका गाइड जो है वो बर्ड थीम के ऊपर प्लान कर रहा है बच्चों को कुछ करवाने के लिए, तब आप प्लान कर सकते हैं सेम थीम के ऊपर। जब आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ एक्टिविटी सेशंस हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर जो आपका 7.23 सेशन था उसमें लिखा हुआ था कि इतने सेशंस 2 इसके होने चाहिए, 3 इसके होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। जैसे आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 5 एक्टिविटी सेशन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे कर रहे हो और जो 1 एक्टिविटी वो जो एक है वो आप सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहे हो। कहते हैं आपके गाइड को भी यहाँ पर बहुत अवेयर होना पड़ेगा जब आप वर्क की प्लानिंग कर रहे हो। और आपको गाइड को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि क्या वो आपको अपना क्यूरिकुलम दिखा सकते हैं ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उस अकॉर्डिंगली ही आप प्लान कर सको। आपको जब अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है तो आपके पास वो पहले से ही सारा बिफोर हैंड उनका क्यूरिकुलम होना चाहिए और आप अपना एक्टिविटी प्लान जो है वो वहाँ पर दिखा सकते हैं और आपको स्मूथनिंग में भी हेल्प मिलेगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसीलिए जब आप एक्टिविटी सेशंस को रीशेड्यूल कर रहे हैं तो आपको गाइड के साथ कंसल्टेशन में प्रॉपर रहना है। उसके बाद है टू सम अप। समरी है, ये कहते हैं ये ज़रूरी है कि जब आप एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको 11 एरियाज़ में इनको पहले ही डिवाइड करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी सेशन। जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी सेशन है जो हमारा हर एक्टिविटी सेशन है उसका जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 30 मिनट्स का होना चाहिए जब आप एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेंगे। आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि DECE 1 मैनुअल की आपको यूनिट 30 जो है वो रीड आउट करनी होगी। वहाँ पर ये लिखा गया है कि 25 से 30 मिनट का जो है एक्टिविटी सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। कहते क्योंकि जो 25 से 30 मिनट का टाइम है ना वो सफिशेंट होता है या फिर रिकमेंडेड है या रिक्वायर्ड है एक एक्टिविटी को बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए और एक्टिविटी को वाइंड अप करने के लिए। कई केसेस में क्या होता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहते हो जैसे कि आपकी कई एक्टिविटीज़, मान लीजिए आप बच्चों को कहीं घुमाने के लिए लेके गए हो या कहीं वॉक के लिए या ट्रिप के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ आपकी लंबी भी चली जाती हैं। पर अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक्टिविटी को थेरेटिकली क्लास में करवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के इंटरेस्ट को मेंटेन रखना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक पेशेंस नहीं दिखाते हैं, वो एक्टिविटी में बोर हो जाते हैं और जो आपकी एक्टिविटी है
वो एक तरह से फेल हो जाती है। और कहते कि जब आप बच्चों के साथ आधे आधे घंटे की एक्टिविटी कर रहे हैं तब आपको थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट रखनी है। इससे क्या होगा कि एक तो जो आपका थीम है उसके लिए जस्टिस हो जाएगा और बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसको भी मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो आपकी, जैसे आप मान लीजिए कोई हम स्टोरी सुना रहे हैं, अगर आप उसमें कोई एक्सप्रेशंस या एक्शंस को नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने की एग्जांपल दी हुई है कि आप कलर्स के ऊपर एक्टिविटी सेशन करवा रहे हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को बोलिए कि क्लास में जाके जो भी कोई पर्टिकुलर कलर आप बोलेंगे बच्चे उसको जाके टच करके आएँ, ठीक है। या फिर आप ग्रुप्स बना दीजिए, ग्रुप्स के ऊपर ही आप बच्चे को एक पर्टिकुलर कलर जो है, जैसे मान लीजिए 4 ग्रुप्स आपने बना दिए, एक ग्रुप का नाम रेड रख दिया, एक का ब्लू, एक का येलो, ऐसे रख दिया। तो बाद में आप उनको बच्चों को बुलाएंगे कि एक रेड ग्रुप का बच्चा आए, तो फिर वो बच्चे उसी अकॉर्डिंगली आएंगे। और बच्चों को बोल दीजिए कि पार्टनर्स ढूंढे जिन्होंने कि उनके साथ सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं। या फिर आप कोई भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बोल सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, कलर्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या कई और चीज़ें। ये जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो 5 से 15 मिनट ले लेती हैं, या फिर बच्चों के ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जो हैं वो ग्रुप में अवेलेबल हैं, या फिर आप कितने नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कलर्स थीम के ऊपर एक्टिविटी सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे आधे घंटे के लिए, तो आप उसमें 2 या 4 एक्टिविटीज़ को करवाने की ज़रूरत उसमें आपको पड़ेगी, क्योंकि वो एक्टिविटी जो है वो 5 से 15 मिनट में जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बच्चों को एक आउटडोर प्ले एक्टिविटी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर दी उनकी फिजिकल और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 या 3 स्ट्रक्चर्ड गेम्स उन्होंने आधे आधे घंटे की ऑर्गेनाइज कर ली और बच्चों को फ्री प्ले के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। या फिर एक स्ट्रक्चर्ड गेम, फ्री प्ले के बाद एक स्ट्रक्चर्ड गेम ऑर्गेनाइज कर दी जो टाइम उसमें बच गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें एक्टिविटी प्लान को कैसे लिखना है और रिपोर्ट को कैसे लिखना है। ये हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम आज की क्लास जो है हमारी यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। हमारी जो पहले की वीडियोस हैं वो मैं DECE 4 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।